बिना एप्लीकेशन के थ्रू यानी ओला, उबर, रैपिडो के बिना अगर आप कैब बुक कर रहे हैं, टैक्सी बुक कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए देख लेना, समझ लेना बहुत ज़रूरी है, खासकर महिलाओं के लिए जो आधी रात को ट्रैवल कर रही हैं। दरअसल 31 जुलाई और 1 अगस्त की दरमियानी रात बेंगलुरु एयरपोर्ट के बैक गेट की तरफ, थोड़ा सा जंगल वाला इलाका है या यूँ कहें कि वहाँ पर कुछ झाड़ियाँ हैं, तो उस वक्त वहाँ से एक आदमी गुजर रहा होता है। अब वो देखता है कि एक लाश वहाँ पर पड़ी हुई है जो बहुत बुरी तरीके से उसकी हालत है। वो उसके करीब जाता है तो उसे पता चलता है कि दरअसल वो लाश एक महिला की है, और तो और उसका चेहरा भी नहीं वो समझ पा रहा था कि कौन है, कोई जान पहचान का है, क्योंकि चेहरा बहुत बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ था, चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था, और तो और जो आसपास की झाड़ियाँ थी उन पर भी खून के छींटे थे। इसके बाद फ़ौरन वो पुलिस को कॉल करता है। पुलिस उस जगह पर आती है, उस आदमी से भी पूछताछ की जाती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर लाश है। वो एक एक करके सारी डिटेल बताता है। अब पुलिस के पास एक लाश थी सामने, लेकिन अब पुलिस को पता लगाना था कि आखिर ये लड़की है कौन, क्योंकि जो उसका चेहरा था वो पहचान पाना बिल्कुल मुश्किल था, लड़की का चेहरा बिगड़ा हुआ था। अब ऐसे में पुलिस देखती है कि जो महिला है यानी जिसकी लाश थी, उसके हाथ पर एक टाइटन की घड़ी थी, साथ ही साथ एक रिंग उसने पहनी हुई थी गोल्ड की, और तो और जो उसने कपड़े पहने थे वो ब्रांडेड लग रहे थे। अब पुलिस के पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि किस तरीके से पता लगाया जाए, इसलिए पुलिस लड़की ने जो जीन्स और टॉप पहना हुआ था उसको देखते हैं, उसमें एक लेबल लगा होता है एक ब्रांड का, वो चेक करते हैं और साइज़ देखते हैं। फिर जो पुलिस वाले हैं वो टीम बनाते हैं और कहते हैं ज़रा पता लगाओ कि 2 साल के अंदर इस ब्रांड का और इस साइज़ का जो कपड़ा है किसने खरीदा, किन महिलाओं ने खरीदा, ऑनलाइन खरीदा गया या मॉल से खरीदा गया, जितना भी है सब इसके पीछे लग जाओ और इसकी तहकीकात करो। अब जो पुलिस की टीम थी वो लग जाती है, एकजुट होकर काम करती है, जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं उनमें जाया जाता है, उस ब्रांड जो भी वो ब्रांड था वहाँ पर उसके स्टोर में, साथ ही साथ ऑनलाइन भी चेक किया जाता है। तब पुलिस को पता चलता है कि वो साइज़ और सेम वही कपड़ा जो उसने पहना हुआ था, जीन्स और टॉप उसी रंग का, वो एक पूजा सिंह डे नाम की महिला ने खरीदा था। अब पुलिस को इतना पता चलता है। अब पुलिस सोचती है कि ज़्यादा हमारे पास जानकारी तो है नहीं, तो हो ना हो इसी जो एक नाम सामने आया है, क्यों ना इसी के थ्रू एक तहकीकात को शुरुआत किया जाए, एक मोड़ पर पहुंचने की कोशिश की जाए। अब इसलिए पुलिस उस महिला के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर पूजा सिंह डे है कौन। तो पुलिस को पता चलता है कि जो जिसकी लाश मिली है ये कोलकाता की रहने वाली है, ये बेंगलोर से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लाश वहाँ पर मिली। तो पुलिस अपनी एक और टीम बनाती है और उनसे कहती है कि ये महिला है, ये हमें उसके बारे में पता लगा है, जो भी उस जहाँ पर वो कस्टमर थी, जहाँ से उसने शॉपिंग की, वहाँ से उसके बारे में इतने हमें जानकारी मिली है। अब तुम लोग वहाँ पश्चिम बंगाल जाओ, कोलकाता पहुँचो, वहाँ पर इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो। पुलिस की एक टीम सीधे पहुँचती है पश्चिम बंगाल। कोलकाता जाने के बाद फिर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। हर पुलिस स्टेशन में जाकर इस लड़की के बारे में, इस महिला के बारे में जांच पड़ताल की जाती है। अब जो पुलिस स्टेशन, जब यहाँ के बेंगलुरु के पुलिस वाले जब कोलकाता के पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, तो एक पुलिस स्टेशन में जाके उन्हें ये पता लगता है कि पूजा सिंह डे नाम की एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके पति ने दर्ज कराई है। जब ये बातें सामने आती हैं कि एक लड़की लापता है इसी नाम की, तो उन्हें लगता है पुलिस वालों को कि हो ना हो जो लाश हमें बेंगलुरु में मिली है, हो सकता है वो उसी महिला की हो जिसके पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब इसी पूरे सिलसिले में जो बेंगलुरु पुलिस है वो पूजा सिंह डे के पति से मिलती है, जिनका नाम है सुदीप डे। उनसे मिलने के बाद पूछताछ की जाती है, पता किया जाता है कि क्या आपकी जो पत्नी है वो कभी बेंगलुरु आई थी, वहाँ पर उनका कोई कॉन्टैक्ट या कोई आपका रिलेटिव रहता है। अब इसके बाद जो पति बताता है वो कहता है कि देखिए दरअसल जो मेरी बीवी है वो एक मॉडल है पेशे से, और साथ ही साथ इवेंट मैनेजमेंट का काम भी करती है, और इसी सिलसिले में उसे अलग अलग राज्यों में ट्रैवल करना पड़ जाता है। और इसी सिलसिले में वो 30 जुलाई को यहाँ से सीधे कोलकाता से गई थी बैंगलोर। अब वहाँ पर उसकी कोई मीटिंग थी। इसके बाद मेरी उससे बात नहीं हुई क्योंकि उसको 31 तारीख को वापस लौटना था, दिल्ली आना था, फिर दिल्ली से सीधे वो कोलकाता आ जाती शाम तक, लेकिन कोई बात नहीं हुई। और 2 दिन बाद उसका मैसेज आया और उसने लिखा कि देखो मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, तुम एक काम करो मेरे अकाउंट में इतने इतने रुपए ट्रांसफ़र कर दो। अब पुलिस को ये बात खटक गई कि बीवी से बात हुई, बीवी ने बोला सब ठीक है, फिर अचानक 2 दिन तक बात नहीं हुई, जब मीटिंग में चली गई उसके बाद लगातार बीवी 2 दिन बाद मैसेज करती है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है इतना इतना, और उसके बाद कोई कॉन्टैक्ट नहीं, नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है।
ऐसा भी मतलब कौन हो सकता है अगर वहाँ पे जो लड़की थी, जो पूजा सिंह डे थी, अगर ये वहाँ गई तो अगर कोई इसका जानकार नहीं था, मीटिंग में भी गई, कोई दोस्त व्यवहारी ने हो सकता है इसे मार दिया हो, तो आखिर माजरा क्या है। अब जो बेंगलुरु पुलिस वाले हैं वो वापस आते हैं इतनी जानकारी लेने के बाद। फिर जब जो पूजा है, जब वो कोलकाता से बेंगलुरु आई, फिर वो जिस होटल में गई, जिस जगह पर वो मीटिंग करने गई, उस पूरे एरिया की डिटेल निकाली जाती है, उस कंपनी के बारे में पता किया जाता है जिस कंपनी के साथ वो उसकी मीटिंग थी। साथ ही साथ वहाँ जितने लोग उसके कांटेक्ट में थे उनसे पूछा जांचा जाता है कि यहाँ से मीटिंग करने के बाद वो किस होटल गई। ये सब पता लगाने के बाद जिस होटल में वो जाती है वहाँ का सीसीटीवी चेक करते हैं, जहाँ कॉन्फ्रेंस थी पूजा की वहाँ का सीसीटीवी चेक करते हैं। कुल मिलाकर पुलिस हर तरीके से तहकीकात करती है तो उनके सामने एक शख्स की फ़ोटो आती है और वो कोई और नहीं, एक कैब ड्राइवर था। दरअसल जब सीसीटीवी खंगाला जाता है होटल का, जिस होटल में जो पूजा है वो रुकती है, वहाँ पर वो देखते हैं कि एक कैब के अंदर पूजा आकर बैठी है और एक कैब ड्राइवर, क्या जाहिर सी बात है कैब चलाएगा। अब पुलिस उसको रडार पर लेती है, उसके बारे में तहकीकात शुरू करती है कि आखिर ये है कौन। तो जो ऐप के थ्रू होता है उनसे जांच पड़ताल की जाती है और पता लगता है कि उसका नाम है नागेश, पेशे से कैब ड्राइवर है, ओला के थ्रू, उबर के थ्रू वो कैब भी ड्राइव करता है। अब ये पता चलने के बाद पुलिस सबसे पहले फिर उस मैसेज की भी जांच पड़ताल करती है जो पूजा के पति थे सुदीप डे, उनको भेजा गया था, जिसमें लिखा था कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। अब जो पुलिस है वो नागेश को ट्रेस करती है, उसके बारे में पता लगाती है और फिर जो मैसेज है उसकी लोकेशन भी ट्रेस करती है। तो पता लगता है जो नागेश और जो जहाँ से मैसेज भेजा गया दोनों की लोकेशन सेम है। अब इसके बाद पुलिस सीधे पहुंचती है नागेश के पास, उसे पकड़ती है, फिर उससे पूछताछ की जाती है। पहले तो वो नानुकुर करता है, वो बोलता है देखो मेरा तो कोई वास्ता नहीं है, मेरा तो रोज़ का काम है, मैं इतने लोग को छोड़ता हूँ, मैं कैसे जानूंगा किस पूजा की बात कर रहे हो आप। लेकिन पुलिस जब कड़ाई से पूछताछ करती है, उसे उसकी फुटेज दिखाती है सीसीटीवी की कि देखो तुम इस औरत को लेकर गए थे अपनी ही कैब में, तो आखिर माजरा क्या है पूरा। अब जो नागेश है पुलिस उसको मारती पीटती भी है, उससे पूछताछ भी करती है, तो वो सारे राज उगल देता है। वो पुलिस को बताता है कि देखिए मैंने पूजा को मार दिया है। दरअसल जो पूजा है वो 30 जुलाई को अपने जब वो 30 जुलाई को यहाँ कॉन्फ्रेंस करने आई थी, तो इसके बाद उसने एक कैब बुक की थी और कैब मेरी बुक हुई थी जिसके लिए मैं उन्हें लेने गया जहाँ पर उनकी मीटिंग थी। फिर उसके बाद मैंने उन्हें सीधे ले जाकर होटल छोड़ा और वहाँ पर पूजा ने मुझसे कहा कि देखो कल सुबह मेरी 4 बजे की फ़्लाइट है दिल्ली के लिए, तो क्या तुम मुझे पिकअप करने आ सकते हो और मुझे बेंगलुरु एयरपोर्ट छोड़ देना। तो जो नागेश है वो पुलिस को बताता है कि जब पूजा ने मुझसे ये सारी चीज़ें कहीं तो मैं मान गया और मैं सुबह उन्हें लेने के लिए चला गया। लेकिन मैंने सोचा था, क्योंकि वो देखने से मुझे लग रही थी बहुत अमीर हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा है, तो मैंने ये सोचा था कि अब उन्होंने ऐप के थ्रू तो मुझे जो मेरी कैब है बुक नहीं की, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मेरी कैब जो है वो काम पर चल रही है या वो ट्रैवल कर रही है, किसी को इस बारे में पता नहीं है क्योंकि एप्लीकेशन में इसका डेटा जाएगा ही नहीं। और जब मैंने देखा वो इतनी पैसे वाली हैं तो मैंने यही सोचा कि मैं उनसे बस कुछ पैसे ले लूँगा, उनसे लूटपाट कर लूँगा और उन्हें एयरपोर्ट छोड़कर भाग निकलूँगा। लेकिन रास्ते में जब वो पूजा को लेकर जा रहा होता है तो वो देखता है कि एयरपोर्ट के पीछे वाले जो बैक गेट है उसकी तरफ वो गाड़ी मोड़ लेता है और वहाँ पर कुछ झाड़ियाँ बनी हुई हैं, कुछ जंगल जैसा एरिया है, तो उस साइड वो गाड़ी लेकर चला जाता है। इस पर पूजा विरोध भी करती है, वो सीधे उसके पास एक डंडा पहले से रखे रहता है, वो पूजा के सिर पर मार देता है जिससे पूजा बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद उसके बैग में जितने भी जो गोल्ड वगैरह का सामान होता है, जो कैश होता है, जो कार्ड्स होते हैं, वो लेना वो शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच पूजा को होश आ जाता है, पूजा उसे रोकने की कोशिश करती है। अब जैसे ही उसे लगता है कि अब तो पूजा को होश आ गया है, मेरा भांडा फूट भी सकता है, इसलिए वो लगातार जो उसके पास रॉड था उससे पूजा पर दनादन वार करता है, उसकी कमर पर मारता है और एक तरीके से उसके सिर पर बहुत बुरी तरीके से वार करता है। जिसके बाद जो पूजा है वो उसकी कैब के और जो आधा जो रोड का है उस पर जाके आधी गिर जाती है और वहाँ पर एक पत्थर रखा होता है, जिसके बाद वो पूजा का सिर भी है वो पत्थर से कुचल देता है ताकि कोई पहचान ना पाए कि आखिर है कौन। और फिर सारे पैसे वगैरह लेता है, कार्ड्स लेता है, अकाउंट्स जो भी उसके जितने भी उसके पास था, जो भी गोल्ड का सामान था, फ़ोन है, सब लेकर वो वहाँ से चला जाता है, अपनी कैब लेकर भी, और पूजा की लाश को उन्हीं झाड़ियों में छिपा देता है। इसके बाद ये जो नागेश है, जो हत्यारा है, ये वापस आता है, अपने घर आता है, बहुत आराम से अपनी लाइफ जीता है, सोचता है जैसे कुछ हुआ नहीं। और 2 दिन बाद जो पूजा का पति है उसे मैसेज करता है कि देखो मैं ठीक हूँ, मेरा यहाँ पर काम फंस गया है, तुम एक काम करो, मेरे जो अकाउंट है उसमें पैसे ख़त्म हो गए, तो तुम इतने पैसे मुझे लगा दो। अब जो हस्बैंड है वो पैसे लगा भी देता है। अब
इसके बाद जो नागेश है जैसे देखता है अकाउंट में पैसे आ गए, वो जाकर निकाल भी लेता है, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर लेता है वो पैसे। ये सारी चीज़ें जब वो हस्बैंड देखता है तो उसे भी डाउट होता है कि मेरी बीवी की मुझसे बात नहीं हुई, लेकिन जब ये सारी बात हमारी 2 दिन तक बात नहीं हुई, लेकिन अचानक से वो मुझे पैसे के लिए मैसेज कर रही है और फिर पैसा निकाल भी रही है, उसके बाद बात नहीं करी, उसका नंबर भी स्विच ऑफ जा रहा है। इसीलिए वो कोलकाता पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ पर अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। लेकिन जो बेंगलुरु में उसकी जो लाश मिलती है तो पुलिस इस पूरे केस को क्रैक करती है, सॉल्व करने की कोशिश भी करती है और सॉल्व भी कर लेती है। और जो ये पूरा केस है, पुलिस इससे सिर्फ एक जो ब्रांड का टैग होता है जो कपड़ों पर लगा होता है उसको लेकर, उसी सिरे को पकड़कर, उसी से छानबीन करके इस पूरे केस को सॉल्व करती है। लेकिन अब ऐसे में आप लोगों का सतर्क रहना, सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग भी रात में ट्रैवल कर रहे हैं या अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप पुरुष हों या महिला हों, लेकिन अगर आप किसी ऐप के थ्रू जो अपनी कैब बुक कर रहे हैं तो उसका जो डेटा है पूरा वो एक एप्लीकेशन में जाता है, उन्हें पता रहता है कौन सा ड्राइवर है, सेफ्टी के चांसेस जो कहें उसमें ज़्यादा होते हैं। बतौर अगर आप किसी को ऐसे ही कोई कैब ड्राइवर है उसे आपने बोल दिया कि चलो मुझे वहाँ पर छोड़ देना, या टैक्सी ड्राइवर है, तो वो थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है। ये पूरी वारदात इस ओर ही इशारा करती है।